अभी आप देख रहे हैं इटार्ड रिएक्शन। हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने इटार्ड रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन पढ़ा था। अभी मैं आपको फिर से शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया है, आप चाहें तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है, ये टॉल्विन है और यहाँ पर आप ले सकते हैं CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, और नीचे ले सकते हैं वाटर, और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बेंजोल्डेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपने टॉल्विन लिया, फर्स्ट नंबर पर आपने लिया क्रोमाइल क्लोराइड, और सेकंड नंबर पर आपने लिया वाटर इन ए जल, और इससे क्या हुआ, आपने बेंजोलेट का फॉर्मेशन कर दिया, बेंजोलेट का निर्माण कर दिया। डियर स्टूडेंट, जब भी केमिकल रिएक्शन इस तरह से दिया जाता है तो आप याद रखिए कि इस फर्स्ट का मतलब होता है कि पहले टॉल्विन इस क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा और इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी अंतर्माध्यमिक यौगिक का निर्माण करेगा। उसके जस्ट बाद फिर वाटर से रिएक्शन होगी, जल से अभिक्रिया होगी, और फिर प्रोडक्ट जो है बेंजोलेट का फॉर्मेशन होगा। तो जब कभी भी आपको इस तरह से रिएक्शन दी जाती है, फर्स्ट में कुछ लिखा रहता है, सेकंड में कुछ लिखा रहता है, तो अब आप समझ गए कि फर्स्ट का मतलब होता है कि पहले आप रिएक्टेंट को इससे रिएक्ट कराओगे, रिएक्ट करा के आप इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे, फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड को आप इस सेकेंड से रिएक्शन कराएंगे और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, हिंदी में अभिकारक को सबसे पहले इस प्रथम नंबर पर जो दिया हुआ है इससे अभिकृत कराकर आप अंतर्माध्यमिक यौगिक का निर्माण करेंगे, फिर उस अंतर्माध्यमिक यौगिक का जो सेकंड नंबर पर दिया है उससे अभिक्रिया करके आप उत्पाद का निर्माण करेंगे, ना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यही रीज़न था कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया। देखिए टॉल्विन लेंगे आप, फर्स्ट नंबर पर CrO2Cl2, सेकंड नंबर वाटर, और सीधे क्या करेंगे, बेंजोलेट का फॉर्मेशन करेंगे। और कंप्लीटली अगर आपको बेंजोलेट का फॉर्मेशन इटार्ड रिएक्शन से देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिवन है। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का सेकंड पार्ट आप हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए जिस तरह से मैंने आपको ये इटार्ड रिएक्शन को पढ़ाया, उसी तरीके से शॉर्ट में हम इस स्टीफंस रिएक्शन को भी देख सकते हैं। देखिए आपको पता है स्टीफंस मेथड में हम एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या ले लिया, फिनाइल साइनाइड, फर्स्ट नंबर पर लिया मैंने SnCl2HCl, और सेकंड नंबर पर लिया मैंने यहाँ पर H2। ठीक है, तो होता क्या है कि सीधे बेंजोलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इससे आप समझ गए कि इसके अंदर भी कितने स्टेप है, 2 स्टेप है। ठीक है, पहले इससे ये रिएक्ट करेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड को आप वाटर से रिएक्ट कराओगे और फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन करोगे। यानी कि अगर आपने फिनाइल साइनाइड लिया है तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बेंजल्डिहाइड, और अगर आपने यहाँ पर लिया है मिथाइल साइनाइड तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, एसेटल्डिहाइड यानी एथेनॉल मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन के जल योजन द्वारा। अब डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन या एल्काइन के जल योजन द्वारा है, हम इससे एल्डिहाइड भी बना सकते हैं एज वेल एज कीटोन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ एथाइन लिया तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर आपने प्रोपाइन लिया तो कीटोन बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, देखिए अब यहाँ पर लिखा है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन का मतलब होता है जल योजन यानी कि एडिशन ऑफ वाटर। तो आप क्या करोगे, पहले एथाइन लोगे, वाटर से रिएक्ट कराओगे, और ये इतना पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डाइल्यूट H2SO4 लेना है 42% और 1% लेना है आपको HgSO4, और यहाँ पर टेम्परेचर लेना है आपको 33 केल्विन यानी 333 केल्विन। कुछ बुक्स में 330 केल्विन भी लिखा है, तो हाँ अप्रॉक्सीमेटली वो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए ये एथाइन है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मैंने इधर कर दिया। आपको पता है सिमेट्रिकल अल्काइन है, कहीं पे भी कर सकते हैं आप, इधर से इधर कर सकते हैं, इधर से इधर कर सकते हैं, मैंने इधर से इधर कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। वाटर में आपको पता है ये H पॉजिटिव होता है, OH क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये H पॉजिटिव जो है कहाँ लिंक होगा, इस CH से, और OH कहाँ लिंक होगा, इस CH से। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। अब ये विनाइल अल्कोहल जो है अनस्टेबल है, अस्थायी है। हमको क्या बनाना है, एसेटल्डिहाइड बनाना है। तो याद रखिए यहाँ पर होगा टोटोमेरिज्म, इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में चला व्यवस्था। ठीक है, इसी को हम रीअरेंजमेंट यानी पुनर्व्यवस्थित भी बोल सकते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये जैसे ही नीचे की तरफ आता है, ऑक्सीजन के पास आता है,
तो वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ का हाइड्रोजन इधर चला जाता है। वैसे भी आपको पता है टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होता है फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू द अनदर पॉलीवैलेंट एटम। यानी हाइड्रोजन का क्या होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है एक बहुसंयोजक परमाणु से दूसरे बहुसंयोजक परमाणु की तरफ। यानी ये H ऑक्सीजन से अब कहाँ चला गया, कार्बन पर, तो बॉन्ड नेचुरल है कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। अब बॉन्ड जब नीचे की तरफ आएगा तो CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। तो अब हमको मेन कंपाउंड मिलेगा इस तरह से, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड O, और आपको पता है ये क्या है CH3CHO, यानी कि ये है एसेटल्डिहाइड जिसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको कभी कभी क्या होता है कि हमको जब कन्वर्जन करना होता है उसमें ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कभी कभी हमको ABCD इस तरह से रिएक्शन दी जाती है तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी ये रिएक्शन हमको इस स्टाइल से दी जाती है, ये हमको ऐसे ना देकर ऐसे दी जाती है। तो H पॉजिटिव का मतलब खुद यहाँ पर H2SO4 है, ठीक है, और Hg2 पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, खुद HgSO4 है। ठीक है, टेम्परेचर तो मैंने लिख ही दिया है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्रोपाइन है। तो प्रोपाइन होने की वजह से क्या होगा कि मैं को पता है कि ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, तो इसमें हम लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कर दिया मैंने ऐसे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा, नेगेटिव। आपको पता है ये H पॉजिटिव होता है, OH क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये H यहाँ लिंक हो जाएगा और ये OH यहाँ लिंक हो जाएगा CH3 के पास वाले कार्बन पर, ये OH यहाँ आएगा तो हमको मिलेगा ये कंपाउंड। अब इसकी नेमिक करिए, आपको पता है नेमिक कैसे होगी, आपको पता है डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसकी नेमिक कहाँ से करेंगे, आप यहाँ से करेंगे 1 दैट इज अ 2 दैट इज अ 3, इस तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं कार्बन 3 है तो बोलेंगे प्रो 1 इन 2 ऑल, ये कंपाउंड है। ठीक है, अगर IPSC नाम नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर IMC इंटरमीडिएट कंपाउंड, अंतर माध्यमिक यौगिक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म करेंगे। टॉटोमेरिज्म करने से क्या होगा, आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो ये H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी क्या बन गया डियर, ये इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटोन। तो ये देख रहे हैं आप, ये एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया, इसी को हम प्रोपेनोन बोलते हैं, इसी को हम डाइमिथाइल कीटोन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे सामने है फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में हम ये बेंजीन लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं एसिड क्लोराइड। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में तो हमको मिलता है एरोमेटिक कीटोन मिलता है। जब हम बेंजीन की अभिक्रिया करते हैं अम्ल क्लोराइड से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो हमको एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि हमको एरोमेटिक कीटोन मिलता है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ R का मतलब है कि आप CH3 यूज़ कर सकते हैं, R चाहो तो आप C6H5 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बार R के लिए CH3 लिया, एक बार मैंने R के लिए C6H5 लिया, तो देखो क्या होगा, अगर मैं CH3COCl लेता हूँ तो उसका नाम आपको पता है एसिटाइल क्लोराइड है। ठीक है, और अगर मैं C6H5COCl लेता हूँ उसका नाम आपको पता है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोनोइल क्लोराइड, दोनों बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जब हम एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं तो बिना इसके ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यही करवाता है, कौन, एनहाइड्रस AlCl3। कैसे, क्योंकि ये Cl जब AlCl3 के साथ चला जाता है तो AlCl4 नेगेटिव बनाता है और यहाँ पर CH3CO कार्बोकेटाइन बनाता है, यानी कि ये। और आपको पता है कार्बोकेटाइन ही क्या करता है, अटैक करता है। ये अटैक करेगा कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ से H निकलेगा, वो H इस Cl के साथ HCl बना लेगा और हमें मिलेगा एसिटोफिनोन। अब नेमिक कैसे करते हैं ये तो पता ही है आपको, नेमिक कैसे करते हैं, CO से पहले CH3 तो आप बोलोगे एसीटो, फिर CO के नीचे बेंजीन है तो उसको बोलेंगे हम फिनोन, तो ये हो जाएगा एसिटोफिनोन, ये नेमिक हो गई। इसी तरह से आप यहाँ देखिए नेक्स्ट CCH5COCl है, तो आपको पता है CCH5CO में ये कार्बन प्लस चार्ज आ जाएगा, Cl पर माइनस, और ये यहीं से अटैक करेगा प्लस से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से H निकलेगा, Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा और हमको मिलेगा क्या, बेंजोफिनोन। नेमिक कैसे करेंगे, CO से पहले आपको पता है कौन है, CO से पहले यहाँ पर आपको पता है कि ये बेंजीन है। ठीक है,
तो इसको बोलेंगे बेंजो, और आपको पता है सीओ के नीचे बेंजीन भी है तो इसको बोलेंगे फिनोल। ये था एसीटोफिनोन, ये है बेंजोफिनोन। अब एक बात डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन जो है, हमेशा ध्यान रखना कि फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजल्डिहाइड में नहीं होती है, बेंजोइक एसिड में भी नहीं होती है, एसीटोफिनोल में भी नहीं होती है, और मिथाइल बेंजोएट में भी नहीं होती है। ये याद रखने की ज़रूरत है आपको। बेंजल्डिहाइड फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, बेंजोइक एसिड भी नहीं देता, और एसीटोफिनोल भी नहीं देता, और मिथाइल बेंजोएट भी फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इस समय पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। डियर स्टूडेंट देखिए, इस समय हमारे सामने है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए क्या होता है कि ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है और ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम यहाँ पर एसिडिक K2Cr2 लेते हैं और इसके साथ अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको यहाँ एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो हमको यहाँ पर क्या कीटोन मिलेगा। देखिए कैसे, आपको पता है ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं इस एसिडिक K2Cr2 की प्रेजेंस में तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए आप और ऑक्सीजन को लिंक कर दो, जोड़ दो इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर CH3CHO, और यहाँ से वाटर निकल गया तो क्या बन गया डियर, ये एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एसेटल्डिहाइड। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यह है एसेटल्डिहाइड। सिमिलरली आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वही H2O बाहर हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इसके साथ, तो हमको मिलेगा यहाँ पर एसीटोन CH3COCH3, और वाटर यहाँ से निकल गया तो क्या बन गया डियर, ये इसको हम लोग बोलेंगे एसीटोन। डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आती है कि जब हम इस एसिडिक K2Cr2 के साथ इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसेटल्डिहाइड हमको नहीं मिलता, ये एसेटल्डिहाइड आगे भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, आगे भी ये ऑक्सीकृत होकर ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। सिमिलरली एसीटोन भी आगे ऑक्सीडाइज होकर ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो बात तो सच है कि जब भी हम एसिडिक K2Cr2 लेते हैं तो इस 1 डिग्री अल्कोहल से क्या हमको आगे जाकर क्या एसिटिक एसिड मिल सकता है, यहाँ पर भी हमको आगे जाकर एसिटिक एसिड मिल सकता है। ठीक है, लेकिन वो तब मिल सकता है जब अगर हम कुछ प्रिकॉशन ना करें, कुछ सावधानियां ना बरतें। जैसे मैं आपको कहूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हो एसेटल्डिहाइड में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बंद इसमें होता है और इसमें नहीं होता, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो होता यह है कि जब एसेटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो तुरंत ही हम इसको क्या कर लेंगे, डिस्टिल्ड ऑफ कर लेंगे, यानी इसको बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर हमने निकाल ही लिया तो अब इसका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं ना, यानी हमको क्या मिलेगा, हमको एसेटल्डिहाइड ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उस कंटेनर में रखा रहने देते हैं जहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल से हम इस K2Cr2 एसिडिक K2Cr2 के साथ ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये एसेटल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर फिर एसिटिक एसिड दे देगा। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हो, मैं फिर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि K2Cr2 और डाइल्यूट H2SO4 आप लोगे और 1 डिग्री अल्कोहल से अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो याद रखिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर ये एसिटिक एसिड ही देगा, ये एसेटल्डिहाइड नहीं देगा। उसी तरह से ये भी क्या करता है, एसीटोन नहीं देगा, क्या देगा, ये एसिटिक एसिड ही देगा। ठीक है, अगर प्रिकॉशन करोगे तो आप इसको एसेटल्डिहाइड ऑप्टेन कर लो, इसको एसीटोन में ऑप्टेन कर लो। लेकिन डियर स्टूडेंट एक बात है क्या, कि अगर आप कुछ बात को ध्यान रखें, जैसे ये प्रिवेंटिंग फर्दर ऑक्सीडेशन वी कैन यूज CrO3 एंड PCC। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि एल्डिहाइड का और ऑक्सीडेशन ना हो, कीटोन का और ऑक्सीडेशन ना हो, तो आप फिर ये जो एसिडिक K2Cr2 वो मत लो, फिर क्या लोगे आप, यहाँ पर आप लेंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ले लो, या फिर आप ले लो PCC को हम लोग बोलते हैं पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट ले लो। तो अब क्या होगा कि जब आप अल्कोहल में CrO3 लोगे या PCC लोगे तो फिर एल्डिहाइड ही बनेगा या फिर कीटोन ही बनेगा, आगे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो जब आप इसको लेते हैं CrO3 को, PCC को, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि फर्दर ऑक्सीडेशन ये नहीं होने देता है। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे एग्जांपल
आपने लिया 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर या तो CrO3 ले लो, नहीं लेना है तो PCC ले लो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीडेशन जब आप कराओगे, ये देखिए, तो क्या होगा कि यहाँ से वाटर निकल जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। ये देखिए वाटर निकल गया। अब ये ओवर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी ये एल्डिहाइड एक बार बन चुका है, अब इसका ऑक्सीडेशन आगे यानी एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन ये नहीं करेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन ये नहीं करेगा। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, वसी अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से। होता डियर स्टूडेंट ये है कि यहाँ पर हम इस समय ले रहे हैं कैल्शियम फॉर्मेट और यहाँ पर हम ले रहे हैं ड्राई डिस्टिलेशन। तो डियर स्टूडेंट, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है। तो ये ड्राई डिस्टिलेशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसी को हिंदी में हम कहते हैं शुष्क आसवन। तो ये शुष्क आसवन क्या होता है, ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करूँ, फिर मैं आपको ये ड्राई डिस्टिलेशन बताता हूँ। देखिए, होता ये है कि अगर आप यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट ले रहे हो और उसका ड्राई डिस्टिलेशन शुष्क आसवन करा रहे हो, तो हमेशा याद रखना आपको CaCO3 बाहर निकालना है। बस कहीं से भी CaCO3 बाहर निकाल दो, आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये देखिए, आपको पता है ये कौन है, कैल्शियम फॉर्मेट है। यहाँ से आप CaCO3 बाहर कर दो, ये बाहर कर दिया, क्या मिला आपको, HCHO। तो ये देखिए आपको यहाँ पर मिला HCHO और आपने यहाँ पर CaCO3 का ये रिमूव कर दिया। हमको क्या मिला यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये कौन है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। सिमिलरली हम चाहें तो ये कैल्शियम एसिटेट मैंने ले लिया। ठीक है, फिर से वही बात कि जब इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो क्या CaCO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, हमको क्या मिलेगा, एसीटोन। और डियर स्टूडेंट, यही याद रखिए कि मैं आपको इसी एसीटोन को ड्राई डिस्टिलेशन से बनाना सिखाऊंगा, शुष्क आसवन से बनाना अभी आपको सिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट थोड़ा वेट करिए आप। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमको मिला CaCO3 और आपने यहाँ पर बाहर निकाला क्या, CaCO3। ठीक है, यानी यहाँ पर माफ़ करना, यहाँ पर जो हमको मिला CaCO3 और यहाँ पर हमको बनाना था एसीटोन। जस्ट मूवमेंट, थोड़ा एक्साइटनेस की वजह से मिस्टेक हो जाती, सॉरी। ये देखिए यहाँ से CaCO3 बाहर और CH3COCH3 ये बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर आपको मान लो क्या एसिटल्डिहाइड बनाना है, तो उस सिचुएशन में याद रखना कि आप इधर तो कैल्शियम एसिटेट लोगे, मगर इधर क्या लोगे, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, फिर से वही बात, CaCO3 इधर से बाहर करो और यहाँ से भी CaCO3 बाहर करो, कर दिया। अब इस CH3 को इस CHO के साथ लिंक करो और इस CH3CO को इसके साथ लिंक कर दो, तो हमको दो मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, एसिटल्डिहाइड के। ये देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO। इधर से भी CaCO3 बाहर हुआ, इधर से भी CaCO3 बाहर हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। ये देखिए, इसी तरह से अगर हमको मान लो बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैल्शियम बेंजोएट ले लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट ले लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये देखिए CaCO3 आपने बाहर कर दिया और यहाँ से भी आपने क्या किया, CaCO3 बाहर कर दिया। ये H इसको दे दो, ठीक है, और ये CHO इसके साथ लिंक कर दो, तो 2 मॉलिक्यूल हमको मिल जाएंगे C6H5CHO के, यानी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 आपने क्या करेगा, बाहर कर लिया। और आपके दिमाग में एक बात चल रही थी कि सर ये ड्राई डिस्टिलेशन बताना है, तो ठीक है, मैं आपको ड्राई डिस्टिलेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट, याद रखिए कि हमारे सामने इस तरह का एक एपरेटस होता है। ये जो हम देख रहे हैं, ये मेटल का रिटार्ट होता है। ठीक है, इस मेटल के रिटार्ट में हम क्या करते हैं, कैल्शियम एसीटेट को हम ले लेते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखो कि हमने सबसे पहले क्या ले लिया, एक मेटल का रिटॉर्ट ले लिया, एक धातु का हमने रिटॉर्ट ले लिया। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क, यानी आसवन फ्लास्क। और उसको हमने क्या किया, कंडेंसर से जोड़ दिया, यानी कि संघनित्र से जोड़ दिया, और इस कंडेंसर को हमने इस रिसीवर से लिंक कर दिया। ठीक है, जो कि आइस बाथ यानी कि बर्फ वाले पात्र में रखा हुआ है। तो होता यह है कि जब इस मेटेलिक जो रिटार्ट है, धातु का ये रिटार्ट है, इसमें हम कैल्शियम एसिटेट को लेते हैं और उसको हीट करते हैं, तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है ये गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर जब ये सॉलिड सब्सटेंस गैसियस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और इसको जब हम इस कंडेंसर से ले जाते हैं, तो कंडेंसर में ये कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर इस रिसीवर में हमको
ये एसिड लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, ऑप्टेड होता है। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हम इस मेटल के रिटार्ट में उस कैल्शियम एसिडेट को लेते हैं और इसको हीट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये सॉलिड से ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ठोस से ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। फिर उस गैसेस प्रोडक्ट को हम इस कंडेंसर से पास कराते हैं, इस संघनित्र से प्रवाहित कराते हैं, जिसकी वजह से जो गैस है वो अब कंडेंस हो जाती है, वो गैस जो है अब संघनित्र हो जाती है, ठीक है। जब वो गैस कंडेंस हो जाएगी तो उसको हम इस रिसीवर में लिक्विड स्टेट में ऑब्टेन कर लेंगे या फिर सॉलिड स्टेट में उसको ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक। यानी कि उस गैस को हम इस संघनित्र से जब लाते हैं तो इस ग्राही पात्र में या तो हम उसको द्रव अवस्था में प्राप्त करते हैं या ठोस अवस्था में वो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ये था डियर क्या, ड्राई डिस्टिलेशन, जिसको कि मैंने आपको बताया है। इसको हिंदी में कहते हैं शुष्क आसवन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, ये मेटल का रिटार्ट है, इस मेटल के रिटार्ट में आप कैल्शियम एसिडेट ले लो, ठीक है, उसको आप हीट करो तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है ये गैस में कन्वर्ट होगा। फिर इस गैसेस प्रोडक्ट को हम इस कंडेंसर से पास करेंगे, संघनित्र से गुजारेंगे, तो ये गैसेस प्रोडक्ट जो है या तो इस रिसीवर में ग्राही पात्र में लिक्विड स्टेट में ऑब्टेन होगा या सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम नाइट्राइल से एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाइट्राइल यानी साइनाइड कंपाउंड से हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर डिबाल एच। अब ये डिबाल एच होता क्या है, जिससे हम क्या करेंगे, इस नाइट्राइल से हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो फार्मूला है CH3 होल ट्वाइस CH2CH का होल ट्वाइस AlH4, इसको हम लोग बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये देखिए डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हिंदी में कहते हैं इसको डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं AlHIBu का होल ट्वाइस। बोले कैसे, इसको बोलेंगे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और अगर हम इसका और शॉर्ट चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो डिबाल एच। दो कैसे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर से देखिए डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम डिबाल एच बोलते हैं, इससे हम रिडक्शन करा सकते हैं, यानी कि अपचयन करा सकते हैं, ठीक है। कैसे, आपने स्टीफन रिएक्शन में देखी होगी रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल जस्ट वैसी की वैसी रिएक्शन है ये। देखो इसमें क्या होता है, ये अल्काइल नाइट्राइल है, इसको आप अल्काइल साइनाइड भी बोल सकते हो। इसको हम इस ड्राई ईथर में डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि इस ड्राई ईथर में इसको घोल लेते हैं और फिर इस डिबाल एच की प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आपको पता है कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमको मिलेगा ये, जिसको हम लोग बोलते हैं ईबीन। और जब हम इस ईबीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब इस ईबीन का हम जल अपघटन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, NH3 बाहर हो जाएगा और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो हमको मिलेगा एल्डिहाइड। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि हम इस नाइट्राइल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस नाइट्राइल की रिएक्शन गिरगनाट रिएजेंट के साथ करूं तो एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन हो जाएगा और कीटोन का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। देख कैसे, जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए आप कि हम यहाँ पर ये नाइट्राइल में मैंने लिया है HCN, ये देखो, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, और मैं इसकी रिएक्शन करूंगा CH3MgBr के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कहाँ होता है, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ होगा ऐसे,
ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन। अब इस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में हम जानते हैं कि CH3 को पूरी तरह से नेगेटिव और MgBr को पूरी तरह से पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इस नेगेटिव से ये MgBr और इस पॉजिटिव से ये CH3 क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हमको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा। कैसे, ये देखिए HC और इस C से ये CH3 जुड़ेगा और यहाँ पर N से क्या जुड़ेगा, MgBr। ये देखिए, तो ये जो कंपाउंड हमको मिला, इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, या तो अगली स्टेप में कर दो, चाहो तो आप यहीं पे कर सकते हो। चलो हम अगली स्टेप में इसको लेकर करते हैं। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सपोज सेकंड। ये देखिए HC, ये हो जाएगा CH3, डबल बॉन्ड N, ये हो जाएगा MgBr और यहाँ पर H2O, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम हाइड्रोलिसिस, यानी कि जल अपघटन। तो क्या होगा, आपको एक चीज़ पता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन है और आप उसका हाइड्रोलिसिस जल अपघटन करा रहे हो, तो आप यहाँ पर 2H2O ले सकते हैं। तो ये 2H2O ले लिए। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि सिंगल नाइट्रोजन हमेशा NH3 बनाता है, और अगर उस कंपाउंड में पहले से Cl है तो फिर वो NH4Cl बनाएगा। अब आप देखो यहाँ Cl तो है नहीं, तो क्या बनाएगा, ये NH3 बनाएगा। H3 है कहाँ, अरे भाई इस 2H2 को खोलो। कैसे खोलेगा, ये ऐसे H3OOH ऐसे खोल दो, तो क्या होगा, यहाँ से NH3 क्या हो जाएगा, बाहर। आपको पता है MgBr की एक आदत होती है, जब भी इसको कोई फंक्शनल ग्रुप दिखता है तो इसके साथ क्या होता है, भग जाता है। यहाँ पर OH क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, तो क्या करेगा ये MgBr, उसके साथ भग जाएगा। ये भग गया उसके साथ और ये ऑक्सीजन जाके इसके चिपक जाएगा, तो CH3CHO, यानी कि एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बाहर क्या निकला था, NH3, और क्या बाहर निकला था डियर, आपको पता है MgBrOH, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको एल्डिहाइड लेके समझाया, अब मैं इससे आपको कीटोन भी बनाना सिखा देता हूँ। देख कैसे, चलिए शुरुआत करते हैं। इस समय में लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी मिथाइल साइनाइड लेंगे, तो क्या होगा, CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करा दीजिए, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कर दो ऐसे, ये प्लस माइनस, ये CH3 माइनस होता है, MgBr प्लस होता है। इस नेगेटिव को प्लस के साथ और इस प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो, तो यहाँ क्या होगा, देखिए CH3C, यहाँ हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर हो जाएगा MgBr। हो गया डियर। अब क्या करेंगे, इसको वापस से ले लो। ये देखिए यहाँ पर CH3C, ये CH3 डबल बॉन्ड N, MgBr, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, यानी कि जल अपघटन करा दो। तो क्या होगा, आपको पता है 2 लेना पड़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन है तो 2H2O। फिर खोलो इसको H3OH में, तो यहाँ से क्या होगा, NH3 बाहर, MgBrOH के साथ बाहर, ऑक्सीजन जोड़ दो इसके साथ, तो क्या मिल गया डियर, CH3COCH3। क्या बोलते हैं इसको हम, एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन। ये एसीटोन बन जाएगा, और बाहर क्या निकला था, NH3, और MgBr किस साथ गया था, OH के साथ, तो लास्ट स्टेप में क्या आएगा, MgBr और OH। ये देखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, आज की हमारी आखिरी प्रिपरेशन है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, और वो है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखिए आपके सामने आ चुकी है, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन की, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन के ओजोनीकरण से। चलिए शुरुआत करते हैं, हम एल्कीन ले लेते हैं हम, और एल्कीन लेने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, देखिए डियर, HCH डबल बॉन्ड CH और ये H। आपको पता है ये है क्या, आपको पता है ये ईथीन है, ये हमने ईथीन ले लिया। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ, ये हमने ओजोन के साथ रिएक्शन कराई। किसकी प्रेजेंस लेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर प्रेजेंस लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की, CCl4 की। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है ये ओजोन जब CCl4 की प्रेजेंस में इस एल्कीन यानी एथीन से रिएक्शन करेगा, तो इसका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा डियर, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, किसमें भाई, 2 सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है, कैसे कैसे, देखिए किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा। इस ओजोन को हम कैसे जोड़ेंगे, वो भी आप देख लो। चलो शुरू करते हैं। इसको अगर हम चाहें इस इथिन को, तो कैसे लिख सकते हैं,
देखिए पहले अगर हम इस C3 को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं डियर। देखिए कैसे, C ऐसे डबल बॉन्ड से, और H को हम फिलहाल ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा इजी हो जाएगा और क्या। देखो एक ही बात है, हम इथिन को ऐसे लिखें चाहे इथिन को ऐसे लिखें, एक ही बात है। अब हम ओजोन से रिएक्ट कराएंगे तो ये बॉन्ड बीच का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये ओजोन क्या होगा, इससे लिंक होगा। तो क्या होगा, चलो देखो क्या होगा। देखना, मैं यहाँ से बीच से बॉन्ड हटा रहा हूँ, दोनों बॉन्ड हटा दूंगा। अब मेरे पास ये सिचुएशन आएगी, कैसे, ऐसे ऐसे, और यहाँ देखिए ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, दोनों बॉन्ड हटा दिए। अब मुझे ओजोन जोड़ना है, तो ओजोन को क्या करूँगा, पहले मैं ऊपर लिखूंगा ऑक्सीजन, फिर नीचे मैंने ये दोनों ऑक्सीजन लिख दिए, फिर मैं इसको इस तरह से लिंक कर दूंगा। ये देखिए क्लियर डियर। तो ये जो कंपाउंड बना इसको कहते हैं हम ओजोनाइड। ये क्या है डियर, इसको कहेंगे हम ओजोनाइड। ये ओजोनाइड है। ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है, और याद रखिए ये एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। एक्सप्लोजिव मतलब ये विस्फोटक होता है। क्या होता है, विस्फोटक। इस स्टेज में से हम एल्डिहाइड और कीटोन को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें क्या कराना पड़ेगा, इसका हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, जल अपघटन कराना पड़ेगा। किसका, इस ओजोनाइड का। किसकी प्रेजेंस में, जिंक डस्ट यानी जिंक चूर्ण की प्रेजेंस में हम इसका H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो चलो इसको एक स्टेप में और लेकर आते हैं। चलिए इसको लेकर आए, हम यहाँ ले आते हैं। देखिए ये हमारी आखिरी स्टेप है डियर, HC। ये मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ये H, ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन ऊपर वाला, फिर C, ये H और ये H। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको जल्दी से लिख दिया। अब क्या करूँगा मैं इसका, देखिए डियर जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम यहाँ पर Zn डस्ट एंड H2O के साथ इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ये हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि सर हाइड्रोलिसिस तो हम H2O से भी कर सकते थे, फिर हमने जिंक डस्ट यानी जिंक चूर्ण क्यों लिया। ये बताऊंगा मैं आपको क्यों लिया। देखिए उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस H2O के साथ मिलकर H2O2 बना लेता है। क्या बना लेता है डियर, H2O2। याद रखना क्या बनाता है, H2O2, ठीक है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बनाता है H2O2। फिर ये H2O2 का एक ऑक्सीजन ये Zn रिएक्ट करके ZnO बना लेता है। देखो कैसे, इस H2O2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ का ये Zn क्या करेगा, इसके साथ मिलकर ZnO बना लेगा। क्या बना लेगा डियर, ZnO। क्या बनाएगा ये, ZnO। तो यहाँ से ZnO को आपने निकाल दिया, ठीक है। अब साथ में क्या बना है, यहाँ पर H2O भी बना, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखना जरा ध्यान से, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये इतना, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, एक कंपाउंड ये मिलेगा, और एक कंपाउंड यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो कितने कंपाउंड हो गए डियर, 2 कंपाउंड हो गए। कौन कौन से, देखिए HCHO यहाँ ऑप्टेड हुआ, और यहाँ पर भी सेम HCHO ये ऑप्टेड हो गया इधर से। अब यहाँ से क्या निकला था डियर, आपको पता है ZnO निकला था, ठीक है। और आपने यहाँ से क्या देखा डियर, ये H2O ने रिएक्ट किया इसके साथ, तो H2O2 बना था, वो जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया लेगा, ZnO। उस ZnO को मैंने यहाँ से हटा दिया। आप चाहो तो यहाँ पर H2O लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो, ठीक है। चलो लिखना चाहो तो लिख दो, ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप चाहें तो इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते थे। दो कैसे, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे कर सकते थे आप इस रिएक्शन को। इस स्टेप को एक बार और से देखिए कि यहाँ पर ये H2O इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2O2 बना लेगा। बना लिया, ये देखिए ये H2O2 बना लिया। अब ये जिंक क्या करेगा, उसे रिएक्शन करेगा। जिंक रिएक्शन करके क्या करेगा, यहाँ से इस H2O2 खोलो जरा H2 और O में, तो क्या बनाएगा, ये ZnO। ये इसने ZnO बना लिया। साथ में क्या बन गया, यहाँ पर H2 बन गया। लो एक बार फिर से समझा दिया मैंने। बाकी ये फॉर्मेल्डिहाइड तो ऐसे ही रहेंगे। अब एक बात और सोचे दिमाग से कि अगर आप यहाँ पर जिंक डस्ट नहीं लेते तो क्या होता, ये जिंक चूर्ण नहीं लेते तो क्या होता। तो बता दूं मैं आपको क्या होता, सुनो। ये H2O इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता, रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, ये H2O2 बनाता,
और H2O2 आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये H2O2 इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, शीघ्रता से अपघटित हो जाएगा, और ये क्या करेगा, नेसेंट टॉक्सिन का प्रोडक्शन करेगा। ये नवजात ऑक्सीजन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। जब ये नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा, तो ये जो HCHO है इसका फिर से क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन करेगा। जब इसका ऑक्सीडेशन फिर से कर देगा तो हमको क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा डियर, फॉर्मिक एसिड। और हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, हम तो फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, हमें तो फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए। ठीक डियर, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जिंक डस्ट लेते हैं। जिंक डस्ट लोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑप्टेड होगा, और जिंक डस्ट आपने नहीं ली और सिंपली आपने हाइड्रोलिसिस किया तो मेन कंपाउंड आपको क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। और यही वजह है क्या कि इस रिएक्शन में जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या लेते हैं, जिंक डस्ट लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।